बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोनों के विरचन की विधियों के बारे में पढ़ा और आज हम लोग बात करेंगे इनके भौतिक और रासायनिक गुणों की। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले भौतिक गुण, और भौतिक गुण में पहला देखिए अवस्था। देखिए बच्चों मेथेनेल कमरे के ताप पर गैस है जबकि एथेनेल एक वाष्पशील द्रव है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो मेथेनेल है वो कमरे के ताप पर गैस है जबकि एथेनेल क्या है, वाष्पशील द्रव। आगे देखिए अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन कमरे के ताप पर द्रव या ठोस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा भौतिक गुण देखिए क्वथनांक। तो देखिए बच्चों एल्डिहाइड व कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और ईथरों से अधिक होते हैं। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि एल्डिहाइड और जो कीटोनों के क्वथनांक होते हैं वो समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और ईथरों से क्या होते हैं, अधिक। और देखिए आगे यह एल्डिहाइडों एवं कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आणविक संगुणन के कारण होता है। और देखिए बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप दुर्बल आणविक संगुणन उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनके क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल से कम होते हैं। और देखिए जो क्वथनांक होते हैं ना एल्डिहाइड और कीटोनों के, इनके क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल से कम होते हैं क्योंकि इनमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए तीसरा भौतिक गुण देखिए बच्चों विलेयता। देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोनों के निम्नतर सदस्य जैसे मेथेनेल, एथेनेल एवं प्रोपेनॉन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण प्रत्येक अनुपात में जल में मिश्रणीय होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भी जो एल्डिहाइड और कीटोनों के निम्नतर सदस्य होते हैं जैसे मेथेनेल है, एथेनेल है, प्रोपेनॉन है, तो देखिए बच्चों ये जल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध, और इस कारण जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। या हम बोल सकते हैं कि ये प्रत्येक अनुपात में जल में मिश्रणीय होते हैं। और देखिए किस तरीके से हाइड्रोजन बंध बनता है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों ये कोई कार्बोनिल यौगिक है, भाई ये कार्बोनिल यौगिक है, ये भी कोई कार्बोनिल यौगिक है और ये कोई जल का क्या है, अणु है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बोनिल यौगिक की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है, तो यानी कहने का मतलब है कि इस बंध में ध्रुवणता होती है। इस पे होता है पार्शियली ऋणावेश और कार्बन पे होता है पार्शियली धनावेश। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इस कार्बोनिल यौगिक में भी यही होगा, कार्बन पे पार्शियली धनावेश और इस पे पार्शियली ऋणावेश। ठीक है, और अगर हम जल की बात करें तो हमें पता है जल में जो हाइड्रोजन होता है उस पे पार्शियली प्लस, इस पे भी पार्शियली प्लस आवेश और ऑक्सीजन पे होता है पार्शियली माइनस आवेश। यानी कहने का मतलब है कि देखिए बच्चों जो कार्बोनिल यौगिक है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन अगर इनकी हम बात करें तो इनके बीच के बंध में ध्रुवणता होती है, आंशिक ध्रुवणता पाई जाती है, जिसपे ऑक्सीजन पे हो जाता है आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे क्या होता है, आंशिक धनावेश। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन पे तो आंशिक ऋणावेश पाया जाता है और कार्बन पे आंशिक धनावेश पाया जाता है। ठीक है, और जल का हमें पता ही है कि जल के अणु में हाइड्रोजन पे तो होता है आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पे होता है आंशिक ऋणावेश। तो देखिए बच्चों कैसे हाइड्रोजन बंध बनता है। तो देखिए ये जो हमारा कार्बोनिल यौगिक है, इस कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीजन और जल के हाइड्रोजन के बीच में जो डैश डैश करके आपको दिखाया गया है ये क्या है, हाइड्रोजन बंध। इसी तरीके से देखिए इस कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीजन और जल के हाइड्रोजन के बीच में ये क्या है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोनों के जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो जल के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए जल में विलय होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जाती है इनकी घुलनशीलता तेजी से घटती जाती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जाती है तो क्या होता है, अध्रुवीय भाग भी बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है, इनकी घुलनशीलता घटती जाती है। ठीक है, आगे देखिए। सभी एल्डिहाइड व कीटोन सभी कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म आदि में घुलनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे।
अब देखिए गंध, देखिए चौथा भौतिक गुण क्या है इनका, गंध। तो देखिए निम्नतर एल्डिहाइड में तीक्ष्ण गंध होती है। जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता है गंध कम तीक्ष्ण होती जाती है तथा सुगंध बढ़ती जाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डिहाइडों व कीटोनों का उपयोग सुगंध व सुरुचि कर्मकों के सम्मिश्रण में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए रासायनिक गुण। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ लिया है और अब हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह विद्यमान है। देखिए बच्चों, हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल समूह होता है। अरे भाई देखिए, ये तो क्या है, एल्डिहाइड, ये तो क्या है हमारा एल्डिहाइड और ये हमारा क्या है, कीटोन। भाई ये होता है कीटोन। तो आपने क्या देखा कि दोनों में ही कार्बोनिल समूह क्या है, विद्यमान है। अतः ये एक समान रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि ये जो दोनों होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, ये एक समान रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे। तो देखिए इनकी पहले प्रकार की अभिक्रियाएं देखिए, नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं। और देखिए बच्चों, इसे एक और नाम दिया गया है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। देखिए बच्चों, कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है। नाभिक रागी को हम नाभिक स्नेही भी कह सकते हैं और योगज को हम योगात्मक भी कह सकते हैं। यानी नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो हम इनका अब यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कार्बोनिल यौगिक नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। नाभिक रागी, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, नाभिक रागी ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के, देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है, जो नाभिक रागी होता है वो ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकृत कक्षकों के तल के लगभग लंब पर होती है। ठीक है, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर हम कार्बोनिल यौगिक की बात करें, देखिए बच्चों हम लोग कोई भी कार्बोनिल यौगिक की बात करें तो कार्बोनिल यौगिक में होता क्या है, जो नाभिक स्नेही होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो नाभिक स्नेही होता है वो इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करता है। इस कार्बन पे क्या करता है, आक्रमण करता है। क्योंकि देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो ये कार्बोनिल समूह है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये बंध क्या होता है, ध्रुवीय होता है। अरे भाई देखिए, इसमें होता क्या है, कार्बन पे तो होता है आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पे, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे होता है आंशिक ऋणावेश। यानी ये बंध जो होता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। यानी कार्बन पे आंशिक धनावेश होता है, यानी आने वाला नाभिक स्नेही या जो नाभिक रागी है वो कहाँ पे आक्रमण करता है, इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है। और देखिए ये उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकृत कक्षकों के तल के लगभग लंब पर होती है। ठीक है, तो उस दिशा से क्या करता है, इस कार्बन पे कोई भी नाभिक रागी आक्रमण करता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, इस प्रक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था sp2 से sp3 हो जाती है तथा चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है। तो देखिए बच्चों, इस प्रक्रिया में होता क्या है, जो कार्बन की संकरण अवस्था है वो बदल जाती है, sp2 से sp3 हो जाती है और एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, आगे देखिए, यह मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करके विद्युत उदासीन उत्पाद देता है। और देखिए होता क्या है, यह जो मध्यवर्ती होता है वो अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन ग्रहण करके विद्युत उदासीन उत्पाद देता है। तो देखिए बच्चों एक बार समझिए होता क्या है। देखिए ये हमारा कोई कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है। अब इस कार्बोनिल यौगिक पे देखिए होता क्या है, जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही का योग होता है, ये नाभिक स्नेही इस कार्बन पे क्या करता है, आक्रमण करता है और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। तो देखिए बच्चों होता क्या है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे जुड़ गया ये नाभिक स्नेही, ये H और ये O-, ये एक बन जाता है चतुष्फल के मध्यवर्ती। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि ये क्या बन गया, ये एक चतुष्फल के मध्यवर्ती बन गया। और देखिए इस कार्बोनिल यौगिक की हम बात करें तो इसमें कार्बन का संकरण क्या है, इस कार्बन का संकरण sp2,
कैसा संकरण है, sp2। और जब ये मध्यवर्ती बनता है तो कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp3। तो ये एक चतुष्फल के मध्यवर्ती बनता है जिसे कहा जाता है एल्कोक्साइड। क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, जो ये एल्कोक्साइड बना है ये क्या करता है, अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, H+ को ग्रहण कर लेता है और ये जो H+ है यहाँ आके जुड़ जाता है। तो देखिए RCH, यहाँ पे यही नाभिक स्नेही और ये हो गया OH। और इस तरीके से देखिए इनकी नाभिक रागी योगज अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर है। तो देखिए आगे, तो देखिए बच्चों इस डायग्राम से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से नाभिक रागी योगज अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों ये क्या है, ये कोई कार्बोनिल यौगिक है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कैसे होती है नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। ये कोई कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है। और हमें पता है कि कार्बोनिल यौगिक के कार्बन पर तो होता है आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पे होता है आंशिक ऋणावेश, ठीक है। अब देखिए कोई नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है और कहाँ आक्रमण कर रहा है, देखिए ये कार्बन पे, इस कार्बन पे नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास आ गए। क्लियर है। तो देखिए क्या होगा, ये प्रथम चरण होता है जो मंद गति से होता है और देखिए इस चरण के बाद क्या होता है, एक चतुष्फल के मध्यवर्ती का निर्माण होता है। क्लियर है। इस मध्यवर्ती को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही आके जुड़ गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस आवेश। इसे कहा जाता है एल्कोक्साइड, ठीक है। और देखिए द्वितीय चरण में क्या होता है, चरण 2 में क्या होता है, ये जो मध्यवर्ती है ये क्या करता है, अभिक्रिया मिश्रण से H+ को यानी प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। तो ये देखिए ये H+ यहाँ आके जुड़ जाएगा और इस तरीके से हमें योगज उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। और देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पहला चरण होता है वो मंद गति से होता है जिससे कि एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है और देखिए दूसरे चरण में क्या होता है, तीव्र गति होती है, यानी दूसरा चरण तीव्र गति से होता है और हमें योगज उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस डायग्राम से, देखिए इस डायग्राम से आप इस नाभिक रागी योगज अभिक्रिया को और अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में। चलें आगे, चलिए अब देखिए कुल परिणाम कार्बन ऑक्सीजन द्विक आबंध पर, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए कुल परिणाम कार्बन ऑक्सीजन द्विक आबंध पर नाभिक स्नेही व H+ का योग होता है। यानी कुल मिलाकर होता क्या है, कार्बन ऑक्सीजन द्विक आबंध पर नाभिक स्नेही का और H+ का क्या होता है, योग होता है। क्लियर है। चलिए आगे, अब देखिए दूसरा, देखिए हम बात करेंगे अभिक्रियाशीलता के बारे में। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभावों के कारण नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से अधिक होती है। देखिए ध्यान दीजिए, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से और त्रिविम प्रभावों के आधार पर अगर हम बात करें तो नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइडों की क्रियाशीलता क्या होती है, कीटोनों से अधिक होती है। कीटोन में कार्बोनिल समूह से 2 एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं जो एल्डिहाइडों की अपेक्षा अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। और देखिए बच्चों ये हो गया हमारा कीटोन। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जो कीटोन है, कीटोन में 2 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं, 2 एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े रहते हैं कार्बन से। तो होता क्या है, यहाँ पे आने वाले नाभिक स्नेही के लिए, भाई जो नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, आने वाले नाभिक स्नेही के लिए क्या होती है, यहाँ पे त्रिविम बाधा होती है। और अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो देखिए बच्चों एल्डिहाइड में एक ही एल्किल समूह जुड़ा रहता है, अतः आक्रमण करने वाले नाभिक स्नेही के लिए त्रिविम बाधा कम होती है। आया समझ में। देखिए वापस देखिए भाई, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो जो कीटोन होते हैं उसमें 2 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं और 2 एल्किल समूह जुड़े होने के कारण यहाँ पे त्रिविम बाधा ज्यादा होती है और इसी कारण से जो एल्डिहाइड होते हैं उनकी क्रियाशीलता नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के प्रति कीटोन से अधिक होती है, ठीक है। देखिए आगे इलेक्ट्रॉनिक रूप से, अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी देखा जाए तो जो एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं।
क्योंकि कीटोन में उपस्थित दो एल्किल समूह कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति को एल्डिहाइड की तुलना में कम कर देते हैं। तो देखिए बच्चों समझिए, देखिए ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड, देखिए बच्चों ये तो हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया हमारा कीटोन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कीटोन में क्या है भाई, कीटोन में यहाँ पे दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, यानी 2+I प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में एक ही +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों होता क्या है, जो कीटोन होते हैं, कीटोन में यहाँ पे 2+I प्रभाव वाले समूह जुड़े रहते हैं और इस कारण से क्या होता है, इनके +I प्रभाव के कारण इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण से जो नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया है उसके प्रति कीटोनों की क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, कम। तो एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम तुलना करें तो देखिए बच्चों जो एल्डिहाइड होते हैं वो नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया कीटोनों की तुलना में तीव्रता से देते हैं, या ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइडों की क्रियाशीलता कीटोनों की तुलना में ज्यादा होती है, ठीक है। आया समझ में आपको ये कंसेप्ट? तो चलिए आगे देखिए। अब देखिए नाभिक रागी यौगज और नाभिक रागी यौगज विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। तो देखिए बच्चों अब हम इन अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ उदाहरणों का या कुछ अभिक्रियाओं का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला देखिए हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN का संयोजन। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो देखिए एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करके साइनोहाइड्रीन देते हैं। देखिए बच्चों एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, साइनोहाइड्रीन। और देखिए शुद्ध HCN के साथ यह अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, अतः यह क्षार द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। तो देखिए बच्चों ये जो अभिक्रिया होती है ये क्षार के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है, क्योंकि शुद्ध HCN के साथ अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों ये क्या है, HCN है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड है। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे भाई, कार्बोनिल यौगिक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, क्षार की उपस्थिति में। तो देखिए क्या अभिक्रिया होती है भाई, ये HCN हाइड्रोजन साइनाइड सबसे पहले क्षार से अभिक्रिया करेगा, OH- है, ठीक है, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या होगा, ये H+ और OH- जल बना लेंगे और ये बन जाएगा CN-, साइनाइड आयन बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे सबसे पहले साइनाइड आयन का क्या होता है, निर्माण। देखिए बच्चों वापस समझिए भाई इस अभिक्रिया में क्या होता है भाई, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हम HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में, जिससे बनता है साइनोहाइड्रीन। तो इस अभिक्रिया की अगर क्रियाविधि को हम देखें तो सबसे पहले होता क्या है, ये HCN क्षार के साथ क्रिया करके साइनाइड आयन बनाता है, बन गया, ये आयन बन गया। अब ये जो आयन बना है CN-, ये यहाँ पे व्यवहार करता है नाभिक रागी की तरह। तो देखिए ये CN- नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है और ये क्या करता है, देखिए बच्चों समझिएगा। देखिए बच्चों ये जो CN- है ये क्या करता है, नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है और ये देखिए इस कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन पे आक्रमण करता है। और ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, चले गए तो क्या होगा, मध्यवर्ती बनेगा। तो देखिए मध्यवर्ती बन गया जिसमें O पे क्या आ गया, माइनस, और कार्बन से क्या जुड़ गया, ये CN जुड़ गया। और अब क्या होगा, ये मध्यवर्ती अभिक्रिया मिश्रण से H+ को ले लेगा, लीजिए ये H+ को ले लेगा, यहाँ H+ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा, इस O- के पास जो ये H+ है ये यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये हमें प्राप्त होगा साइनोहाइड्रीन। क्लियर है, आई अभिक्रिया समझ में? चलिए आगे देखिए। अब दूसरी अभिक्रिया देखिए सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन। देखिए बच्चों दूसरी अभिक्रिया है सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन। तो देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ संयुक्त होकर यौगज उत्पाद देते हैं। तो देखिए बच्चों एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी संयुक्त होकर एक यौगज उत्पाद बनाते हैं। और देखिए अभिक्रिया को समझिए, ये क्या है, हमारा कोई कार्बोनिल यौगिक है और इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ठीक है। ये कैसे टूटता है, Na+ और HSO3-।
भाई जो हमारा ये सोडियम बाइसल्फाइड है ये टूटता है Na तो प्लस का और HSO3 माइनस का, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो HSO3 माइनस है वो यहाँ पे नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, यानी वो आक्रमण करेगा इस कार्बन पे, भाई नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा, कार्बन पे आक्रमण करेगा और इस तरीके से एक हमें मध्यवर्ती प्राप्त होगा, ठीक है। इस मध्यवर्ती में क्या होगा, प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा, यानी सोडियम तो चला जाएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए सोडियम इधर चला गया, हाइड्रोजन इसकी जगह आ गया, यानी प्रोटॉन स्थानांतरण हो गया और हमें ये बाइसल्फाइड योगज उत्पाद प्राप्त हुआ, ठीक है। और ये कैसा उत्पाद होता है, क्रिस्टलीय उत्पाद होता है, ठीक है बच्चों। आइए अभिक्रिया समझ में, तो आगे देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद जल में अविलेय होते हैं। देखिए बच्चों ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद है ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इन्हें तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ क्रिया द्वारा पुनः मूल कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए यह अभिक्रिया एल्डिहाइडों के पृथक्करण व परिष्करण के लिए उपयोगी होती है। तो देखिए बच्चों इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, एल्डिहाइडों के पृथक्करण के लिए और परिष्करण के लिए। क्लियर है, आया समझ में। चलें आगे, चलिए देखिए अब देखिए तीसरी अभिक्रिया, देखिए ग्रिग्नार अभिकर्मकों का संयोजन। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड व कीटोन ग्रिग्नार अभिकर्मकों से क्रिया करके एक यौगिक उत्पाद बनाते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन ग्रिग्नार अभिकर्मकों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, यौगिक उत्पाद बनाते हैं जिसके जल अपघटन से अल्कोहल प्राप्त होती है, यानी जिसके जल अपघटन से क्या प्राप्त होती है, अल्कोहल। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए किस तरीके से ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया होती है। तो देखिए बच्चों ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है, RMgX। देखिए बच्चों ग्रिग्नार अभिकर्मक को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है और इसमें होता क्या है, ये जो एल्किल समूह है इस पे होता है पार्शियली ऋणावेश और इस मैग्नीशियम पे होता है पार्शियली धनावेश, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक में जो ये एल्किल समूह होता है यही नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है और जो ये R है, जो ये एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह ही क्या करता है, कार्बोनिल कार्बन पर, यानी कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया किस तरीके से होती है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है और ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसी कार्बोनिल यौगिक से, ठीक है। और ये कौन सा कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड। और देखिए बच्चों ये अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है, यानी ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। देखिए होगा क्या, ये जो R है जिसपे पार्शियली ऋणावेश है ये R आक्रमण करेगा इस कार्बन पे और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। तो देखिए बच्चों होगा क्या, भाई यहाँ पे कार्बन पे तो जुड़ गया R, भाई इस कार्बन पे तो आके जुड़ गया R और ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास आए ऑक्सीजन पे आ गया ऋणावेश, आ गया ऋणावेश और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास जो ऋणावेश आया तो यहाँ कौन आके जुड़ गया, MgX। यानी देखिए ये MgX यहाँ आके जुड़ गया और ये एक मध्य उत्पाद का क्या हो गया, निर्माण। देखिए बच्चों वापस समझिए, इधर देखिए ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ठीक है। और ये हमारा कोई कार्बोनिल यौगिक है। देखिए समझिए क्या होगा, ये जो ग्रिग्नार अभिकर्मक का जो ये नाभिक स्नेही केंद्र है ये R, जो नाभिक रागी की तरह या नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, गए। देखिए क्या बना, देखिए बच्चों समझिएगा, RCH, यहाँ पे ये R जुड़ गया, ये R जुड़ गया यहाँ पे आके और ये हो गया O माइनस, ठीक है बच्चों। अब इस O माइनस के पास में ये MgX यहाँ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मध्यवर्ती। तो देखिए ये यही तो मध्यवर्ती है, ये मध्यवर्ती उत्पाद बनता है एक। अब क्या होगा, इस मध्यवर्ती उत्पाद का जब जल अपघटन किया जाता है, देखिए इस मध्यवर्ती उत्पाद की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाई जाती है, मैं जल को ऐसे लिख दूं HOH, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये MgX और OH ये बाहर निकल जाएगा,
अरे भाई जल होता है H प्लस और OH माइनस, तो MgX और OH ये बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा और इस तरीके से क्या हो गया, अल्कोहल का निर्माण हो गया। क्लियर है। तो आइए आपको ये अभिक्रिया समझ में कि किस तरीके से कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार अभिकर्मक का संयोजन होता है, ठीक है। तो देखिए आगे, तो देखिए बच्चों, ग्रिग्नार अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया द्वारा प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि भाई अगर ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है, देखिए तो ध्यान दीजिएगा भाई, ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया, देखिए ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है और इसकी अभिक्रिया अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है तो हमेशा हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, इन दोनों की अभिक्रिया से सबसे पहले ये मध्य उत्पाद बनता है जिसका जल अपघटन करने पर ये क्या बनते हैं, प्राथमिक अल्कोहल। और देखिए इस अभिक्रिया को भी समझ लीजिए एक बार। देखिए ये है हमारा ग्रिग्नार अभिकर्मक, ठीक है। इस पे पार्शियली ऋणावेश पार्शियली धनावेश, और ये हो गया देखिए बच्चों हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ये R इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। देखिए क्या उत्पाद बना, HCO माइनस H, ये बॉन्ड है H और यहाँ जुड़ गया R, ठीक है। और इस O माइनस से आके जुड़ गया ये MgX प्लस, ठीक है। तो ये मध्य उत्पाद यही तो है, यही मध्य उत्पाद है ये। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OMgX, भाई RCH2OMgX लिख दिया। और जब इसका हमने जल अपघटन किया HOH इस तरीके से, H प्लस और OH माइनस, तो ये MgXOH ये तो अलग निकल गया। लीजिए भाई MgXOH अलग निकल गया और ये देखिए ये हमारा उत्पाद बन गया RCH2OH, यहाँ H जुड़ जाएगा, देखिए RCHHOH, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, प्राथमिक अल्कोहल का क्या हो गया, ये निर्माण, ये प्राथमिक अल्कोहल बन गया। यानी ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। आई समझ में ये अभिक्रिया। चलिए आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए ग्रिग्नार अभिकर्मक एसिटाल्डिहाइड और अन्य एल्डिहाइडों से क्रिया कर द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई ग्रिग्नार अभिकर्मक एसिटाल्डिहाइड के साथ में या अन्य एल्डिहाइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं। और देखिए ये अभिक्रिया, देखिए ये अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया है एल्डिहाइड के साथ में। तो देखिए ग्रिग्नार अभिकर्मक है, एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये पहले मध्य उत्पाद बना और जब जल अपघटन किया गया इस उत्पाद का तो हमें ये क्या प्राप्त हो गया, द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। देखिए आगे। इसी तरीके से देखिए ग्रिग्नार अभिकर्मक कीटोन के साथ क्रिया करके तृतीयक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। और देखिए बच्चों, जब ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कीटोन से करवाई जाती है तो हमेशा तृतीयक अल्कोहल बनते हैं। देखिए इस अभिक्रिया को भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए ग्रिग्नार अभिकर्मक है और ये हमारा क्या हो गया, कीटोन हो गया। यहाँ पे भी वही, भाई जो R है, जो ये R है, ये R यहाँ कार्बन पे आक्रमण करेगा, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन से तो जुड़ गया R और जो ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया MgX और ये बन गया एक मध्य उत्पाद जिसका जल अपघटन करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया तृतीयक अल्कोहल और साथ में MgXOH, ठीक है। तो आया समझ में आपको कि किस तरीके से ग्रिग्नार अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए चौथी अभिक्रिया, देखिए अल्कोहलों का संयोजन। देखिए बच्चों चौथी अभिक्रिया देखिए, एल्डिहाइड शुष्क HCl की उपस्थिति में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्कोक्सी अल्कोहल बनाते हैं। देखिए बच्चों जो एल्डिहाइड है वो शुष्क HCl की उपस्थिति में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, देखिए ध्यान दीजिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्कोक्सी अल्कोहल बनाते हैं जिन्हें हेमीएसिटल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, हेमीएसिटल। आगे देखिए, यह हेमीएसिटल पुनः अल्कोहल से क्रिया कर जैम डाई अल्कोक्सी यौगिक बनाते हैं। यानी ये जो हेमीएसिटल है ना, ये दोबारा अल्कोहल से क्रिया करते हैं और क्या बनता है, जैम डाई अल्कोक्सी यौगिक बनता है जिसे कहा जाता है एसिटल। क्या कहा जाता है जिसे, एसिटल, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया,
तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हेमी एसिटेल और एसिटेल का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड, ठीक है भैया, एल्डिहाइड हो गया। और ये हो गया हमारा अल्कोहल, भैया एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, और शुष्क HCl की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या होगा, सबसे पहले हेमी एसिटेल बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, हेमी एसिटेल। देखिए बच्चों, हेमी एसिटेल बन जाएगा, और हेमी एसिटेल का जब दोबारा अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, ये जो हेमी एसिटेल है ना, ये दोबारा जब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारे किसका निर्माण हो जाएगा, एसिटेल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया। चलें आगे, चलिए अब देखिए, कीटोनों की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया बहुत धीमी होती है। देखिए जो यहाँ समझिएगा भाई, कीटोनों की जो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया होती है वो बहुत धीमी होती है। ये अधिक क्रियाशील एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल बनाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, जो कीटोन होते हैं ये क्या करते हैं, अधिक क्रियाशील एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करते हैं और एक चक्रीय उत्पाद बनाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल, ठीक है। और देखिए अभिक्रिया को देखिए बच्चों, इसे देखिए ये क्या है, कीटोन है, और कीटोन की अभिक्रिया हो रही है एथिलीन ग्लाइकोल के साथ HCl की उपस्थिति में, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये H और ये O जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। लीजिए ये जल बाहर निकल गया और एक चक्रीय संरचना बनेगी कीटेल। इसका ये बन गया कीटेल और इसका पूरा नाम है एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल, ठीक है। तो इस तरीके से जो कीटोन है उनके एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस अभिक्रिया में शुष्क HCl कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत करता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई, इस अभिक्रिया में होता क्या है, जो शुष्क HCl है वो कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन को क्या कर देता है, प्रोटोनीकृत कर देता है। अरे भाई समझिए ये क्या है, देखिए बच्चों ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड की अभिक्रिया होती है शुष्क HCl की उपस्थिति में। भाई शुष्क HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो जो ये H है, जो ये H है, ये H यहाँ पे आके जुड़ जाता है, भैया H प्लस के रूप में यहाँ आके जुड़ गया, यानी इसको ऑक्सीजन को क्या कर दिया, इसने प्रोटोनित कर दिया। अब क्या होगा, अब ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे और इस प्रक्रिया से क्या होता है, इस प्रक्रिया से अल्कोहल का, देखिए समझिएगा, इस प्रक्रिया से अल्कोहल का इस कार्बन पर जो नाभिक रागी यौगिक होता है वो और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इससे होता क्या है, इससे कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति बढ़ती है। तो देखिए बच्चों क्या हो गया भाई, इससे जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति में वृद्धि हो गई, ठीक है। और इस पे आसानी से कोई नाभिक इसने क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, ठीक है, जो एथिलीन ग्लाइकोल के नाभिक रागी आक्रमण को सरल बनाती है। देखिए जिससे क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल का, या हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का नाभिक रागी आक्रमण क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। आगे देखिए, एसिटेल एवं कीटेल जलीय खनिज अम्लों के साथ जल अपघटित होकर क्रमशः संगत एल्डिहाइड व कीटोन बनाती है, ठीक है। आई अभिक्रिया समझ में। चलिए आगे देखिए, अब देखिए बच्चों अगली अभिक्रिया देखिए, अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अमोनिया व इसके व्युत्पन्न H2NZ जैसे नाभिक रागी अम्ल की उपस्थिति में एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह पर जुड़कर एक मध्यवर्ती बनाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बात हो रही है अमोनिया और उनके व्युत्पन्न की। तो देखिए ये तो होता है अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया। और देखिए अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ जाता है तो बन जाते हैं अमोनिया व्युत्पन्न। तो देखिए ये होते हैं अमोनिया व्युत्पन्न। तो देखिए इसमें होता क्या है, अमोनिया वे जो इसके व्युत्पन्न होते हैं उनकी अम्ल की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो होता क्या है, एक मध्यवर्ती बनता है। सबसे पहले यौगिक अभिक्रिया होती है और मध्यवर्ती बनता है, जिसके निर्जलीकरण द्वारा संगत उत्पाद, देखिए C डबल बॉन्ड एंड Z, यानी इस प्रकार का उत्पाद बनकर साम्यावस्था उत्पाद की दिशा में विस्थापित हो जाती है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, अमोनिया में जो उसके व्युत्पन्न होते हैं उनका नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया संपन्न होती है कार्बोनिल समूह पर। तो देखिए आगे,
ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई ये अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया या तो अमोनिया से या अमोनिया व्युत्पन्न के साथ करवाई जा रही है। होता क्या है? इस नाइट्रोजन की तरफ से इस कार्बन पर नाभिक रागी योगज अभिक्रिया होती है और क्या होगा? एक ये मध्यवर्ती उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है और इस मध्यवर्ती उत्पाद का निर्जलीकरण करने पर ये OH और ये H बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है मुख्य उत्पाद। क्लियर है? आया समझ में यहां तक? अब देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है? कोई कार्बोनिल यौगिक है। भाई हमें केवल सीधा ये पता करना है कि उत्पाद क्या बनता है। तो देखिए ये कोई कार्बोनिल यौगिक है और कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जब किसी अमोनिया व्युत्पन्न के साथ करवाई जाती है तो देखिए बच्चों इस तरीके से जल का अणु बाहर निकल जाता है। यानी इस अभिक्रिया में होता क्या है? जल का अणु बाहर निकल जाता है और देखिए ये C डबल बॉन्ड NZ, ये क्या बन गया? उत्पाद। तो ये यही तो उत्पाद है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से ये अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। और देखिए एक बार हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से अमोनिया व्युत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? अमोनिया व्युत्पन्न के साथ में। भाई हम अमोनिया व्युत्पन्न के साथ करवा रहे हैं। अब देखिए बच्चों Z यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या क्या हो सकता है? Z अगर यहाँ पे H होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अमोनिया, इसे कहा जाता है अमोनिया। अगर हमारा Z यहाँ पर R होता है तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? H2NZ। Z की जगह आ जाएगा R। देखिए R रखा ना हमने तो ये हो गया एल्किल-एमीन। अगर Z हमारा कोई OH है, देखिए कोई OH समूह है तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? देखिए हाइड्रोक्सिल-एमीन बन गया। ये हमारा क्या बन गया? अमोनिया या एल्किल-एमीन या हाइड्रोक्सिल-एमीन। और देखिए Z बराबर कोई NH2 है तो हमारा बन गया हाइड्रोजीन। देखिए क्लियर है? तो देखिए Z की जगह मैंने यहाँ H रखा, यहाँ R रखा, यहाँ OH रखा, यहाँ NH2 रखा। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे Z कोई भी समूह हो सकता है। तो देखिए एक बार आप इन अभिक्रियाओं को समझ लीजिए कि क्या उत्पाद बनता है। देखिए बच्चों जब हम कार्बोनिल यौगिक के साथ में, देखिए ये हमारा कोई कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है, और कार्बोनिल यौगिक के साथ में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं सबसे पहले किसकी? अमोनिया की। मैं अमोनिया को ऐसे लिख दूं H2, भाई NH3 है ना तो H2NH, इस तरीके से मैं अमोनिया को लिख दूं। क्या होगा? ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा और देखिए क्या उत्पाद बन गया? RCH और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड NH, ये बन गया इमीन। यानी जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाई तो बन गया इमीन, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगर मैं अभिक्रिया करवा रही हूं इसके साथ में, यानी हमारे एमीन के साथ में, तो देखिए क्या बन जाएगा? H2N और यहाँ पे है R, ये जल का अणु बाहर निकल गया और हमारा उत्पाद बन गया ये प्रतिस्थापित इमीन। क्या बन गई? प्रतिस्थापित इमीन बन गई। इसी तरीके से देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में अगर अभिक्रिया करवाती हूं, देखिए बच्चों ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, इसके साथ अभिक्रिया करवाती हूं, ये जल का अणु बाहर निकल जाता है और हमारा ये उत्पाद बनता है, इसे कहा जाता है ऑक्सिम। देखिए बच्चों इस उत्पाद को क्या कहते हैं? ऑक्सिम। ऑक्सिम ये N है। क्लियर है? आया समझ में आपको किस तरीके से अभिक्रिया होती है? और जब देखिए हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, देखिए कार्बोनिल यौगिक है और कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजीन के साथ करवाते हैं, ये हाइड्रोजीन है तो देखिए ये जल का अणु क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और देखिए क्या उत्पाद बना? ये बन गया डबल बॉन्ड NH2, इसे कहा जाता है, देखिए इस उत्पाद को क्या कहते हैं? हाइड्रेजोन। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रेजोन। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बच्चों क्या होता है, हमारा जो कार्बोनिल यौगिक है वो अमोनिया या उसके व्युत्पन्नों से अभिक्रिया करता है। जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है इमीन। ठीक है, जब हमारा कार्बोनिल यौगिक एमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बन जाता है प्रतिस्थापित इमीन, और प्रतिस्थापित इमीन को शिफ्ट क्षारक भी कहा जाता है। इसी तरीके से देखिए अगर हमारा कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है ऑक्सिम, और इसी तरीके से कार्बोनिल यौगिक अगर हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में बनता है हाइड्रेजोन।
क्लियर है? तो ये आपको अभिक्रिया समझ में आई कि किस तरीके से अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे देखिए। अब दूसरा देखिए अपचयन। देखिए बच्चों दूसरी अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे हम? अपचयन। देखिए पहला देखिए एल्कोहलों में अपचयन। देखिए एल्डिहाइड व कीटोन सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4 अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 या उत्प्रेरक की हाइड्रोजनन द्वारा अपचयित होकर क्रमशः प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम अपचयन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा या उत्प्रेरक की हाइड्रोजनन के द्वारा, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड से प्राप्त होता है प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन से प्राप्त होता है द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो देखिए अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए बच्चों। देखिए ये एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन है। देखिए ये क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? कीटोन है। एल्डिहाइड का अपचयन करवा रहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, क्या मिला? एथेनॉल यानी प्राथमिक एल्कोहल। यानी इस एल्डिहाइड से हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हुआ और इस कीटोन का जब हमने अपचयन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, हमें द्वितीयक एल्कोहल प्रोपेन 2-ऑल प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा देखिए हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। देखिए बच्चों हाइड्रोकार्बनों में किस प्रकार से अपचयन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का? तो देखिए पहला देखिए क्लीमेंसन अपचयन। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये पूछी जाती है। देखिए एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिंक अमलगम होता है जिंक और Hg। जिंक Hg का जो मिश्रण होता है इसे कहा जाता है जिंक अमलगम। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के मिश्रण के साथ यानी जिंक Hg प्लस HCl के मिश्रण के साथ करवाने पर एल्केन बनते हैं, जिसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। और देखिए अभिक्रिया देखिए, ध्यान दीजिएगा अभिक्रिया की तरफ। देखिए बच्चों ये हमारा कोई कार्बोनिल यौगिक है और ये है हमारा कीटोन। कौन सा कीटोन है? प्रोपेनॉन। और प्रोपेनॉन का हम क्लीमेंसन अपचयन कर रहे हैं यानी जिंक अमलगम और HCl के साथ कर रहे हैं इसका अपचयन। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? प्रोपेन यानी हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो गया। यानी इस कार्बोनिल समूह पर क्या बन गया? CH2 समूह का निर्माण हो गया, यहाँ पे इसका अपचयन हो गया और साथ में क्या बना? जल। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा देखिए वोल्फ किश्नर अपचयन। देखिए बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए कार्बोनिल यौगिकों की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने के बाद, देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है भाई, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। तो देखिए कार्बोनिल यौगिकों की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने के बाद एथिलीन ग्लाइकोल में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल समूह CH2 समूह में बदल जाता है तथा एल्केन बनते हैं। तो देखिए अभिक्रिया को देखिए, देखिए तो समझिएगा भाई सबसे पहले होता क्या है भाई, जो हमारा कार्बोनिल यौगिक है उसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर बनता है हाइड्रोजन। बन गया, हाइड्रोजन बन गया। और जो ये हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुआ है इसका देखिए हम एथिलीन ग्लाइकोल में KOH के साथ गर्म करेंगे इसे, ठीक है, और क्या होगा? ये देखिए अपचयन हो जाएगा और हमें एल्केन प्राप्त होगी और साथ में नाइट्रोजन गैस भी बनेगी। तो ये हो गया हमारा वोल्फ किश्नर अपचयन। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण के बारे में। तीसरी अभिक्रियाएं हैं ऑक्सीकरण। तो देखिए बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड व कीटोन भिन्न व्यवहार करते हैं। देखिए अगर ऑक्सीकरण की बात की जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे नाइट्रिक अम्ल है, पोटेशियम परमैंगनेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इनके द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या देते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीकरण होगा क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ठीक है, आगे
मृदु ऑक्सीकारक मुख्यतः टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन भी एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देते हैं। कीटोनों का ऑक्सीकरण सामान्यतः प्रबल परिस्थितियों, देखिए अब कीटोनों की बात हो रही है भाई, कीटोनों का ऑक्सीकरण सामान्यतः प्रबल परिस्थितियों जैसे प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक तथा उच्च ताप पर होता है। इनके ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है, जिससे अनेक कार्बोक्सिलिक अम्लों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। तो देखिए क्या होता है भाई, कीटोनों के ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है और अनेक कार्बोक्सिलिक अम्लों के हमें मिश्रण प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणुओं से क्या होती है, कम होती है। तो देखिए बच्चों, एक बार कीटोनों के ऑक्सीकरण को समझ लीजिए किस तरीके से होता है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ये हमें कोई कीटोन दिया हुआ है। इस कीटोन का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। देखिए अगर कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का जो बंध है वो विदलित होता है, यानी कार्बन 1 और 2, बात हो रही है इस कार्बन की और इसकी, यानी इसके बीच का अगर ये बंध विदलित होता है तो देखिए हमें ये 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अगर देखिए कार्बन 2 और कार्बन 3 इनके बीच का बंध विदलित होता है, यानी ये बंध विदलित होता है ये वाला, तो हमें ये 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, एल्डिहाइड और कीटोनों में विभेद करने के लिए निम्न मृदु ऑक्सीकरण कर्मक काम में लाए जाते हैं। तो देखिए समझिए भाई, एल्डिहाइड और कीटोनों में अगर विभेद करना है तो निम्न मृदु ऑक्सीकरण कर्मक काम में लिए जाते हैं। पहला देखिए टोलेन अभिकर्मक, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है और कभी कभी यहाँ से प्रश्न भी बनता है। तो देखिए एल्डिहाइड को ताजा बने अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन, देखिए AgNO3 और NH4OH इनका जो मिश्रण होता है ना, उसे हम टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। तो देखिए एल्डिहाइडों को ताजा बने अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन यानी टोलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर चमकदार रजत दर्पण का निर्माण करते हैं और ऐसा सिल्वर धातु बनने के कारण होता है। और देखिए बच्चों, टोलेन परीक्षण को रजत दर्पण परीक्षण भी कहा जाता है और हम लोग एल्डिहाइडों के लिए इस परीक्षण को करते भी हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, इस अभिक्रिया में AgNO3 तथा NH4OH की क्रिया से सिल्वर का संकुल, देखिए ये सिल्वर का एक संकुल बनता है, ये धनात्मक संकुल बनता है जो एल्डिहाइड से क्रिया करता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए कि होता क्या है, किस तरीके से सिल्वर का संकुल बनता है और फिर अभिक्रिया को समझिएगा। तो देखिए ये क्या है, Ag+, अरे भाई हम क्या काम में ले रहे हैं, AgNO3 काम में ले रहे हैं और हमें पता है AgNO3 टूटता है Ag+ और NO3- का। तो ये Ag+ और NH4OH आपस में अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, सिल्वर का संकुल और 2 जल के अणु बनाते हैं। ठीक है, और ये जो सिल्वर का संकुल है, ये जो संकुल है यही एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है OH- की उपस्थिति में और देखिए ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलेट आयन, एक आयन बन गया और Ag यानी रजत दर्पण का क्या होता है, निर्माण, साथ में जल और अमोनिया भी बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोलेन परीक्षण। आगे देखिए, अब दूसरा देखिए फेलिंग परीक्षण। देखिए बच्चों, फेलिंग अभिकर्मक 2 विलयनों फेलिंग विलयन A तथा फेलिंग विलयन B से मिलकर बना होता है। देखिए जो फेलिंग विलयन होता है ना, या फेलिंग अभिकर्मक होता है, वो 2 विलयनों फेलिंग विलयन A और फेलिंग विलयन B से मिलकर बनता है। अब देखिए फेलिंग विलयन A क्या होता है, जलीय कॉपर सल्फेट, और फेलिंग विलयन B क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट, जिसे रोशेल लवण भी कहते हैं। तो देखिए विलयन A व B को समान मात्रा में मिलाकर एल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। और आगे देखिए, इसमें एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो अभिक्रिया को समझिए, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये एल्डिहाइड है, Cu+2 से अभिक्रिया करेगा और 5OH- की उपस्थिति में ये कार्बोक्सिलेट आयन और एक Cu2O+3H2O। ठीक है, और जो ये Cu2O बनता है इसी के कारण लाल भूरा अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आया आपको फेलिंग परीक्षण। आगे देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड यह परीक्षण नहीं देते हैं। देखिए बच्चों, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं ना, वो इस परीक्षण को नहीं देते हैं। ठीक है।
आगे अब देखिए मेथिल कीटोन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। तो देखिए बच्चों, ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से आबंधित होता है, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ क्रिया कर संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है भाई, अभिक्रिया किसके साथ करवाई जा रही है? सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है। और ऐसे कीटोन जिनमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन से बंधित होता है, वही इस अभिक्रिया को देता है। तो देखिए समझिए अभिक्रिया को। आगे देखिए, मेथिल समूह हैलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए मेथिल समूह किस में परिवर्तित होगा? हैलोफॉर्म में। और अभिक्रिया देखिए समझिए इस अभिक्रिया को। ये कोई कार्बोनिल यौगिक है हमारा, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक है, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ में। और देखिए क्या बन गया, ये R डबल बॉन्ड OON है ना, यानी ये क्या बन गया? अम्ल का सोडियम लवण बन गया। और साथ में देखिए हैलोफॉर्म का निर्माण हो गया। और यहाँ पे हैलोजन क्या क्या हो सकती है? क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। आगे देखिए, यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विक आबंध उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है। तो देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई अगर कार्बन कार्बन द्विबंध होता है अणु में, तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित होता है। तो देखिए आगे देखिए इस अभिक्रिया को समझिए। देखिए ये हमें कोई कार्बोनिल यौगिक दिया हुआ है कीटोन, और इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए इसकी अभिक्रिया हम NaOCl के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो क्या होगा? हैलोफॉर्म का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पे हैलोफॉर्म का निर्माण हो गया, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी इसका किसी भी तरीके का ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीकरण होता है, क्लियर है। तो देखिए बच्चों, आज जो हम लोगों ने अभिक्रियाएं पढ़ी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों, इन अभिक्रियाओं की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और देखिए अब आगे आने वाले वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।